कर्तव्य आईएएस अकादमी में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में देखा है कि किस प्रकार से भारत में भौगोलिक खोजों का युग आया, किस प्रकार से यूरोपीय भारत तक पहुंचे और उन यूरोपियों में सबसे महत्वपूर्ण जो थे वो थे पुर्तगाली। तो आज हम इस चैप्टर के या सेशन के माध्यम से इसी को देखने का प्रयास करेंगे कि प्रमुख जो पुर्तगाली गवर्नर हैं वो कौन कौन थे जो भारत आए और उनकी क्या जो है विशेषताएं रही या उन्होंने भारत पर किस प्रकार के इफेक्ट डालने की कोशिश की। हम इससे पहले देखिए, यहां पर हम 3 पुर्तगाली गवर्नर्स की बात करते हैं। पहला जो पुर्तगाली गवर्नर है उसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। बेसिकली आपको यहां दिखाई दे रहा होगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और इसका जो शासनकाल रहा है या कार्यकाल रहा है भारत में वह रहा है 1505 से लेकर 1509 तक। और दूसरा जो पुर्तगाली गवर्नर है बेसिकली दिखाई दे रहा होगा आपको अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और इसका जो कार्यकाल रहा है वो 1509 से 1515 तक रहा। और तीसरा जो पुर्तगाली गवर्नर है नीनो डी कुन्हा, और इसका जो कार्यकाल है वो 1529 से 1538 तक बेसिकली भारत में रहा। आइए हम थोड़ा सा बैकग्राउंड यानी बैक वाली चीजों को थोड़ा सा एक रिमाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम इन चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि भारत में पुर्तगालियों का आगमन होता है और पुर्तगालियों में सबसे पहला जो पुर्तगाली है वो 1498 में भारत पहुंचता है। नाम है भाई साहब का वास्को डी गामा। क्या नाम है उसका? वास्को डी गामा। ये 1498 में भारत पहुंचता है वाया केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप होते हुए। क्लियर है? तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि केप ऑफ गुड होप के रास्ते से भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन है? तो वो है वास्को डी गामा। क्लियर है? केप ऑफ गुड होप कहां पर है? अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु। क्लियर है? तो ये केप ऑफ गुड होप के रास्ते 1498 में जब पहुंचता है तो इसका एक गुजराती पथ प्रदर्शक है, गुजराती पथ प्रदर्शक, और उसका नाम है अब्दुल मजीज। क्या नाम है उसका? अब्दुल मजीज। तो अब्दुल मजीज नाम के एक पथ प्रदर्शक की सहायता से ये जो वास्को डी गामा है ये कहां पहुंचता है? भारत पहुंचता है। और भारत में भी बेसिकली मैंने आपको समझाया था कि ये इस वाले इलाके में आता है यार, केरल के कालीकट तट पर पहुंचता है, केरल के कालीकट तट पर पहुंचता है। और कालीकट तट पर जब ये पहुंचता है तो यहां पर एक इलाका है, एक टापू है, उसका नाम है कप्पक डाबू, कप्पक डाबू। ये इसी स्थल पर आकर अपना जो है बेड़ा उतारता है। बेसिकली इस एरिया का, उस समय इस क्षेत्र का जो राजा है वह एक हिंदू राजा है जिसकी पैतृक उपाधि है जमोरिन। तो प्रश्न यहां से बन सकता है, पहला पुर्तगाली यात्री भारत पहुंचा, उसका नाम क्या है? वास्को डी गामा। क्लियर है? और आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वाया केप ऑफ गुड होप के रास्ते से होकर आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री कौन है? वास्को डी गामा। क्लियर है? ये कहां आकर इसने अपना बेड़ा उतारा? तो केरल के कालीकट तट पर, केरल के कहां पर? कालीकट तट पर। और कालीकट तट पर एक टापू है, उसका नाम है कप्पक डाबू। इस इलाके में उसने अपना बेड़ा उतारा और एक हिंदू राजा है जिसकी पैतृक उपाधि है। कैसी उपाधि है इसकी? पैतृक उपाधि। नाम है, पैतृक उपाधि का नाम है जमोरिन। इस व्यक्ति ने इस वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया। अब बेसिकली हम समझ सकते हैं कि इस वाले इलाके में, ये केरल है ना, ये आपका तमिलनाडु वाला इलाका, ये कर्नाटक वाला इलाका, तो ये जो इलाका है दक्षिण भारत का, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक वाला, इस इलाके में मसाला ज्यादा होता है, जैसे इलायची, लौंग, काली मिर्च। इस प्रकार के मसाले जो है यहां से वास्को डी गामा ने प्राप्त किए और यहां से वह वापस अपना जो है ये पूरा सिस्टम, मसाला है, ये लेकर कहां पहुंचता है मेरे बच्चों? पुर्तगाल पहुंचता है। और सुनिएगा ध्यान से,
वास्को डिगामा का पुर्तगाल से भारत आना और भारत से मसाले लेकर वापस पुर्तगाल जाना, तो आने और जाने में जितना खर्चा उसका लगा, उस पूरे खर्चे को काटने के बाद यूरोप में जब उसने इस मसाले को बेचा तो उसको 60 गुना फायदा हुआ। अर्थात 1 रुपए की जो चीज है उसे उसने 60 रुपए में बेचा। तो बेसिकली अगर इस प्रकार का 60 गुना वाला फायदा अगर हो तो हर व्यक्ति की जो है नीयत इस पर क्या करेगी, ललचा जाएगी। तो पुर्तगाल जाके जब इसने अपने साथियों को इस बारे में बताया, पुर्तगाल वासियों को जब बताया, तो पुर्तगाल वासियों के अंदर एक आकर्षण पैदा हुआ। उस आकर्षण ने सभी पुर्तगालियों को भारत में आकर व्यापार करने पर क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। यह घटना मैं आपको बता रहा हूं 1498 की, यानी यह पहला पुर्तगाली यात्री है जो 1498 में भारत पहुंचता है। क्लियर है। उसके आगे हम देखते हैं, इस पुर्तगाली यात्री के बाद में दूसरा जो पुर्तगाली यात्री है उसका नाम है बेसिकली पेड्रो अल्ब्रेज। पेड्रो अल्ब्रेज ये सन 1500 में भारत आया। पेड्रो अल्ब्रेज भी एक पुर्तगाली यात्री है। जब वास्को डिगामा ने वहां जाकर भव्य इसका सिस्टम जो हमने हमारे यहां देखा, उस विशाल भारत का और भारत में विशाल मसाले के व्यापार का एक खुला माहौल जिसका वर्णन उसने यूरोप में जाकर अपने देश पुर्तगाल में किया, तो वहां के व्यापारी पेड्रो अल्ब्रेज ने इस बात को ध्यान से सुना और वो भी अब भारत में इस व्यापारिक मसाले को देखने के लिए पहुंचा सन 1500 में। तो बेसिकली प्रश्न पूछा जा सकता है कि दूसरा पुर्तगाली यात्री जो भारत आया उसका नाम है पेड्रो अल्ब्रेज। और आपको पता होना चाहिए कि सन 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा पुनः भारत आया, यानी फिर से भारत की यात्रा इसने की वास्को डिगामा ने। क्लियर है। और इस प्रकार हम अब क्या देख रहे हैं, वास्को डिगामा का 1498 में आना, फिर जाकर मसालों में 60 गुना फायदा कमाना, फिर वहां जाकर इस व्यापार का पूरा वर्णन करना, 1500 में पेड्रो अल्ब्रेज का आना, पेड्रो अल्ब्रेज जाकर वहां पर और भव्यता से इसका क्या करता है, वर्णन करता है। तो पुर्तगाल की जो सरकार है, पुर्तगाल के जो शासक हैं, उनके मन में अब यह बात आई कि अब हमें सरकारी यूनिट के हिसाब से भारत में व्यापारिक यूनिट स्थापित करनी चाहिए। इसी क्रम में सबसे पहले पुर्तगाली गवर्नर के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को पहुंचाया गया। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्लियर है। और ये कब आया था, 1505 में। और 1505 से 1509 तक इसका भारत में क्या रहा है, कार्यकाल रहा है। आइए अब हम थोड़ा सा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आखिर कौन है और इसने क्या किया। तो हम बात कर रहे हैं प्रथम पुर्तगाली गवर्नर की। तो प्रथम पुर्तगाली जो गवर्नर है जो भारत में आया उसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्लियर है। इसे भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में जाना जाता है। इस व्यक्ति ने सबसे पहले भारत में आकर क्या काम किया, देखिए हल्का सा समझने का प्रयास करेंगे तो बेसिकली आप बेहतर समझ पाएंगे कि ये जो हमारा आपको दिखाई दे रहा है इलाका, ये इलाका है हमारा भारत। और ये आप देख पा रहे हैं बेसिकली इसको हम कहते हैं अरब सागर, और ये जो है वो आपका बंगाल की खाड़ी। और ये आप देख पा रहे होंगे ये पूरा हिंद महासागर वाला इलाका है। क्लियर है। तो जब पुर्तगाली भारत में नहीं आए थे उससे पहले यहां पर कुछ अरब वासियों का व्यापार स्थापित था, कुछ तुर्कों का व्यापार था, कुछ मिस्र के लोग भी व्यापार कर रहे थे,
और बेसिकली ये आपको जो दिखाई दे रहा है गुजरात वाला इलाका, इस गुजरात के व्यापारियों का भी इस इलाके में क्या था, अपना व्यापार स्थापित था। जब अंग्रेजों को इस बार पुर्तगालियों को जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस पूरे हिंद महासागर वाले इलाके पर अपना कब्जा कर लिया जाए, नियंत्रण कर लिया जाए, ताकि अब उन्हें यह बात समझ में अच्छे से आ गई है कि और भी यूरोपीय व्यापारी वहां पहुंचेंगे और धीरे धीरे इस संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के व्यापार पर अपना क्या जमा लेंगे, कब्जा जमा लेंगे। कहीं ऐसा ना हो, इस आधार पर पुर्तगाली गवर्नर को भेजा गया और उसको एक टारगेट दिया गया कि भैया आपको इस संपूर्ण हिंद महासागर पर क्या करना है, संपूर्ण हिंद महासागर पर आपको नियंत्रण स्थापित करना है। तो समझ में आया आपको कि पहला पुर्तगाली गवर्नर हिंद महासागर पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए आया और इसने आते से ही सबसे पहले एक नीति लागू की, उसका नाम रखा शांत जल नीति। इसको बेसिकली ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल नीति। प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में हिंद महासागर वाले इलाके में शांत जल नीति लागू करने वाले पुर्तगाली गवर्नर का नाम क्या है, उसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। पहला बात हो गई, इसके बारे में यूपीएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है। दूसरा मसला अगर हम ध्यान दें तो इसके मामले में सन 1508 का जो चोल का युद्ध है वो महत्वपूर्ण है। चोल का युद्ध बेसिकली हम आगे जाकर इसको समझेंगे कि चोल का युद्ध क्या था, क्यों हुआ था। और एक इसके मामले में युद्ध है, उसका नाम है 1509 में दीव का युद्ध। दीव का युद्ध। इन दोनों युद्धों के बारे में हम बेसिकली जानने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो चोल का युद्ध है ये क्यों हुआ। मैंने आपको बताया इस व्यक्ति ने शांत जल नीति लागू की और इस हिंद महासागर के व्यापार पर, यानी जितना भी जो नेवल ट्रेड होता था उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब नियंत्रण स्थापित करने की वजह से जो यहां पहले से व्यापार कर रहे हैं, जैसे अरबी व्यापारी है, कुछ है ना, कुछ कैसे व्यापारी हैं, अरबी व्यापारी हैं, कुछ तुर्की व्यापारी हैं, कुछ हम समझ सकते हैं मिस्र के व्यापारी हैं। इस प्रकार जो पहले से यहां व्यापार में, और विशेषतः ये गुजरात का व्यापारी जिसका नाम है महमूद बेगड़ा, क्या नाम है इसका, महमूद बेगड़ा, ये कहां का व्यापारी है, गुजराती व्यापारी है। क्लियर है। तो इन लोगों का जो व्यापार है वो बेसिकली पहले से यहां पर चला आ रहा था। इन सभी ने मिलकर इस शांत जल नीति का विरोध किया और इन्होंने कहा कि इस पूरे हिंद महासागर पर आपका एकाधिकार नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग भारत में आपके आने से पहले यहां या इस क्षेत्र में अपना व्यापार कर रहे हैं। जब इस बात का पता इस फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को चलता है तो यह व्यक्ति युद्ध के लिए तैयार होता है और इस प्रकार इस संयुक्त नौसेना मुस्लिम बेड़ा, आप ध्यान रखिएगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मुस्लिम संयुक्त नौसेना बेड़ा, इसका पुर्तगाली गवर्नर से युद्ध होता है और उस युद्ध में ये संयुक्त सेना बुरी तरह से हार जाती है। इसमें तुर्की व्यापारी भी हैं, मिस्र के व्यापारी भी हैं और महमूद बेगड़ा जो कि गुजरात का व्यापारी भी हैं। इस प्रकार से हम बेसिकली देखते हैं कि इस पूरी सेना को इस फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने क्या कर दिया है, पराजित कर दिया है। इस तरह पहला पुर्तगाली गवर्नर भारत में अपने सेक्टर को सही सलामत लागू करने में कामयाब रहा। आइए थोड़ा सा हम स्लाइड के माध्यम से देखते हैं, आपको बेहतर चीज समझ में आएगी कि किस प्रकार से इस फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने आगे का काम किया। हम समझने का बेसिकली प्रयास करते हैं। आप देखेंगे ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है
और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में जब हम जानकारी देखें, अभी हमने देखा है क्या क्या काम हुआ है यहाँ पर। सबसे पहला काम हुआ है कि इसको भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में जाना जाता है। दूसरा, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की जिसको हम शांत जल नीति कहते हैं। इसने 1508 में चोल का युद्ध लड़ा और उसमें भी जीत हासिल की, और 1509 में इसने दीव का युद्ध लड़ा और उसमें भी जीत हासिल की। इस प्रकार अब पहले पुर्तगाली गवर्नर का वर्चस्व यहां पर स्थापित होता है। लेकिन इसने न किसी स्थान को अपना मुख्यालय बनाया, न राजधानी बनाई, और न ही व्यापारिक केंद्रों को डिस्ट्रीब्यूट किया। मतलब ऐसा कोई काम इस व्यक्ति ने नहीं किया है। आगे हम पढ़ेंगे दूसरे पुर्तगाली गवर्नर जिसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्या नाम है इन भाई साहब का? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। आपको दिखाई दे रहा होगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और इस व्यक्ति का जो कार्यकाल है वो 1509 से 1515 तक रहा। बेसिकली इसके बारे में हम और विस्तार से जानते हैं जो हमें यह बताएगा कि आखिर इस व्यक्ति ने क्या क्या काम किए हैं। तो हम बात कर रहे हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में। अल्बुकर्क, क्लियर है? ये जो व्यक्ति है ये भारत में पुर्तगाली गवर्नर दूसरा बनकर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भारत में शासन करने वाला या भारत में अपने व्यापारिक केंद्रों को बढ़ाने वाला दूसरा पुर्तगाली गवर्नर है। पुर्तगाली गवर्नर है, क्लियर है? पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था मेरे बच्चों? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और दूसरा पुर्तगाली गवर्नर कौन है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्लियर है? जानते रहिए कि यही व्यक्ति भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक है। पुर्तगाली शक्ति का कैसा संस्थापक है मेरे बच्चों? वास्तविक संस्थापक है। अब वास्तविक संस्थापक और संस्थापक में क्या अंतर है? देखिए, पहला फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जब आया तो उसने बहुत ज्यादा कोई काम यहां पर बेसिकली नहीं किया। उसने आकर शांत जल नीति लागू की, 1508 का युद्ध किया, 1509 का युद्ध किया, हालांकि युद्ध में जीत भी हासिल की। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि उसने मुख्यालय जैसा कोई काम नहीं किया, उसने राजधानी जैसा कोई काम नहीं किया, या उसने व्यापारिक केंद्रों को डिस्ट्रीब्यूशंस जैसे काम उसने नहीं किए। तो बेसिकली हम समझते हैं। अब हम एक बात समझ लेते हैं यहां से कि वास्तविक संस्थापक का मतलब क्या है। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक हमने पढ़ा है प्राचीन इतिहास में मगध साम्राज्य के बारे में, क्लियर है? तो मगध साम्राज्य की नींव रखने का जो काम है वो बिंबिसार के द्वारा किया गया, जबकि उस मगध साम्राज्य को वास्तविक संस्थापक के रूप में अजात शत्रु को श्रेय दिया गया। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो मगध के लिए युद्ध लड़े गए, राजधानी बनाई गई, ऐसे काम जो है वो किसने किए? अजात शत्रु ने किए। जैसे अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत में अगर हम बात कर रहे हैं तो एक व्यक्ति आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इस व्यक्ति ने क्या किया? इस व्यक्ति ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, लेकिन दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक हम किसको कहते हैं? इसी के दामाद इल्तुतमिश को। तो यहां देखिए, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक और वास्तविक संस्थापक कौन? इल्तुतमिश। क्यों? क्योंकि इसने दिल्ली को अपनी क्या बनाया? राजधानी बनाया, और अपने साम्राज्य का एक सेंट्रल बिंदु जो है, केंद्रीकरण जिसको बोलते हैं, या केंद्र बिंदु जो है, वो किसने स्थापित किया? इल्तुतमिश ने स्थापित किया। इसी तरीके से हम अगर और चीज देखें वास्तविक मामले में, तो आप देखेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। तो बेसिकली मुगल साम्राज्य का जो है वो मामला या नींव रखने वाला व्यक्ति कौन है? बाबर है। लेकिन इस मुगल साम्राज्य को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का काम एक राज्य के रूप में, राजा के रूप में बेहतर तरीके से किसने किया मेरे बच्चों? अकबर ने किया। इसलिए हम ये कहते हैं कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक तो बाबर था, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था? अकबर था। बात समझ पा रहे हैं आप? इसी प्रकार से भारत में पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक है वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है।
आइए आगे, और हम इसको वास्तविक संस्थापक क्यों कहा गया, इस मामले में और इन तथ्यों को हम उजागर करते हैं। देखिएगा, सुनिए, एक एक करके चीजों को समझने का प्रयास कीजिए कि इसने कैसे इन चीजों को कवर किया। अब हम बेसिकली समझते हैं, ये हमारा मेरे बच्चों इंडिया वाला इलाका है, जरा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ये अब क्या होता है, ये यहां पर जो इलाका है इसका नाम है गोवा। गोवा वाला इलाका आपको दिखाई दे रहा होगा। इधर हम थोड़ा सा जाएंगे मेरे बच्चों, तो इधर पड़ता है आपको फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी, और फारस की खाड़ी में एक इलाका है हरमुज। क्या नाम है उसका? हरमुज। हरमुज एक व्यापारिक केंद्र या व्यापारिक मंडी के रूप में स्थापित है। इस तरफ जब हम जाएंगे तो ये दक्षिण पूर्वी एशिया है मेरे बच्चों, दक्षिण पूर्वी एशिया। और इस दक्षिण पूर्वी एशिया में यहां एक इलाका है, इसका नाम है मलक्का। आपने नाम सुना होगा, बेसिकली इसको स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहते हैं। ये मसालों के व्यापार के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। इस प्रकार हम क्या देखते हैं, ये तीन इलाके जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, इन तीनों पर नियंत्रण करने का जो कार्य है वो अल्बुकर्क ने किया। किसने किया? अल्बुकर्क ने। इसलिए भी हम उसे वास्तविक शक्ति का क्या कहते हैं? संस्थापक कहते हैं। देखिए जरा, गोवा में, गोवा की बात अगर हम करें तो गोवा का इस समय शासक है यूसुफ आदिल शाही। यूसुफ आदिल शाही, यह बेसिकली गोवा का राजा है या गोवा का शासक है। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में मेरे बच्चों, 1510 में इस यूसुफ आदिल शाही जो कि गोवा का शासक है को हराकर गोवा को अपने अधीन कर लिया। यानी गोवा में इसने अपने साम्राज्य की नींव रख दी है। तो प्रश्न यहां से बेसिकली आएगा कि गोवा में पुर्तगालियों का जो साम्राज्य है वो कब स्थापित हुआ? 1510 में। और गोवा किससे जीता था इसने? यूसुफ आदिल शाही से। क्लियर है? आगे और हम बढ़ते हैं मेरे बच्चों। इसने दूसरा काम क्या किया, ये 1511 की घटना है, 1511। क्लियर है? तो 1511 में क्या होता है, इस पुर्तगाली गवर्नर द्वारा इस मलक्का की जो मंडी है, मलक्का का जो व्यापारिक सेंटर पॉइंट है, उस पर भी अपना क्या जमा लिया, इसने कब्जा जमा लिया। तो 1510 में गोवा पर, 1511 में दक्षिण पूर्वी एशिया की स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर, और सन 1515 में मेरे बच्चों इस व्यक्ति ने हरमुज पर भी अपना क्या कर लिया? नियंत्रण कर लिया। इस प्रकार एक सफल व्यापारिक केंद्रों के रूप में इसने तीन जगह अपना क्या जमा लिया है? कब्जा जमा लिया है। आप बात समझ पा रहे हैं? इसी कारण से इसे भारत में पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और इसने क्या काम किया, इसने केरल का जो कोच्चिन वाला इलाका है मेरे बच्चों, कोच्चिन, इस कोच्चिन को अपना क्या बना लिया? मुख्यालय बना लिया। कोच्चिन को अपना क्या बनाया मेरे बच्चों? मुख्यालय बना लिया। यह काम भी जो है किसने किया है? अल्बुकर्क ने किया है। तो केरल के कोच्चिन को अपना, तो बेसिकली जो वास्तविक संस्थापक टाइप के लोग होते हैं, जो साम्राज्य स्थापित करने की सोचते हैं, वो इस प्रकार से किसी को अपना क्या बनाते हैं? हेडक्वार्टर बनाते हैं, मुख्यालय बनाते हैं। इस कारण से इसे वास्तविक, तो आपसे पूछा जाए कि बताइए गोवा किसने, या गोवा पुर्तगालियों के अधीन किसके शासनकाल में गया या किससे गया, तो आप पूछेंगे, आपका आंसर आएगा गोवा यूसुफ आदिल शाह से छीना गया है। किसने छीना है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। प्रश्न पूछा जाएगा किस पुर्तगाली गवर्नर के शासनकाल में गोवा पुर्तगालियों के अधीन हुआ? उत्तर रहेगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्लियर है? फिर आपसे पूछा जाए कि मलक्का पर नियंत्रण किसके शासनकाल में हुआ? अल्फांसो डी अल्बुकर्क के नियंत्रण में। आपसे पूछा जाए हरमुज जो कि फारस की खाड़ी में एक व्यापारिक केंद्र है, उस पर नियंत्रण किसके शासनकाल में हुआ? तो जानते रहिए उसके शासनकाल अल्फांसो डी अल्बुकर्क का शासनकाल है। आइए आगे और हम देखते हैं कि और इसने क्या काम किया। इसने अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने और काम किया है, इसने जो पुर्तगाली व्यापारी हैं, जो पुर्तगाली लोग हैं, उनको भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। भारतीय स्त्रियों से
स्त्रियों से विवाह करने के लिए क्या किया, प्रोत्साहित किया। अब ये क्या मसला है, तो जानते रहिए कि ये पुर्तगाली हैं, व्यापारी हैं, और यहां क्या करने आए हैं मेरे बच्चों, व्यापार करने आए हैं। तो कहीं इनका मन बार बार पुर्तगाल जाने का ना हो, बार बार ये यात्रा ना करते रहें, या स्थायी रूप से अपना व्यापार करें और स्थायी रूप से अपने व्यापार में लगे रहें, यहां मन लगा रहे और यहां पुर्तगाली बस्तियां बस जाए। इन सभी उद्देश्यों को लेकर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने अपने सभी पुर्तगाली यात्रियों को, पुर्तगाली व्यापारियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए क्या किया, प्रोत्साहित किया। अर्थात भारत में पुर्तगाली स्थायी बस्तियां बसाने का काम जो है, स्थायी बस्तियां बसाने का काम जो है वो किसके शासनकाल में हुआ मेरे बच्चों, अल्फांसो डी अल्बुकर्क के शासनकाल। तो समझते रहिए, इसने भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए भी क्या किया है, प्रोत्साहित किया है। और इसने क्या काम किया, देखिए जब कोई वास्तविक शासक टाइप का व्यक्ति हो तो वह एक पहलू पर काम नहीं करता है, विभिन्न पहलुओं पर काम करने की कोशिश करता है। इसने मुसलमानों से भी बहुत ज्यादा झगड़ा किया, पंगा किया। मैंने अभी आपको बताया कि वो जो महमूद बेगड़ा और इनको हराया है किसने, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। क्या वो चुप बैठे होंगे, नहीं, वो बार बार आ रहे हैं। और अभी अल्बुकर्क का शासन है, बार बार इनका क्या होता है, पंगा होता है। और इसने क्या काम किया, इसने सती प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश की। सती प्रथा पर क्या लगाने की कोशिश की मेरे बच्चों, रोक लगाने की कोशिश की। ध्यान रखिएगा, सती प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश की है। जबकि हम आगे जाकर पढ़ेंगे सन 1828-29 की घटना को। सन 1828-29 में सती प्रथा पर पूर्णतः रोक लगेगी। सती प्रथा पर पूर्णतः क्या लगेगी, रोक लगेगी। और वो रोक लगाने वाला जो व्यक्ति होगा वो होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, क्लियर है। और इनकी सहायता एक भारतीय व्यक्ति करेंगे जिनका नाम है राजा राम मोहन राय। ये हम बात कर रहे हैं अंग्रेजों के जमाने की। तो भारत में अगर ये पूछा जाए कि सती प्रथा पर रोक किसके द्वारा लगाई गई या रोक लगाने के लिए कानून किसके शासनकाल में बना, तो हम बात करेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक की। और ये पुर्तगाली नहीं है, ये ब्रिटिश है, अंग्रेज है, क्लियर है। बेसिकली अभी ये समझते रहिए कि राजा राम मोहन राय इनके साथ में थे, तो इनका भी बड़ा योगदान रहा। और 1828-29 में जाकर, अभी तो हम 1509 में चल रहे हैं, तो ये मसला 1829 में जाकर होगा, यानी तब तक ये सती प्रथा चलती रही। लेकिन पहला प्रयास अगर किसी व्यक्ति ने किया है मेरे बच्चों, तो वो कौन है, उसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। प्रश्न पूछा जाए किस पुर्तगाली गवर्नर ने भारत में सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए हल्का सा, कि ये सती प्रथा है क्या, सती प्रथा है क्या, क्लियर है। तो भारत में क्या होता था, यदि जैसे मान लीजिए किसी पुरुष का विवाह हो गया है और उसकी पत्नी उसके साथ में जीवन यापन अच्छे से कर रही है, लेकिन मान लीजिए बीमारी की वजह से या युद्ध में या किसी अन्य आपदीय घटनाओं के कारण यदि पुरुष की मृत्यु हो जाती है, पुरुष की मृत्यु हो जाती है, तो पुरुष का शव जाएगा शमशान में जलने के लिए। तो पुरुष को जब चिता पर लिटाया जाएगा, उस चिता पर उसकी जो पत्नी है उसको भी जिंदा बिठाया जाएगा। बेसिकली पत्नी को बिठा दिया जाएगा चिता पर जिंदा, और पति जो है उसकी गोद में सर जो है पति का रख दिया जाएगा और नीचे से आग लगा दी जाएगी। इससे पत्नी पति के साथ में ही जलकर क्या हो जाती है, भस्म हो जाती थी। इसी प्रथा को क्या कहते थे, सती प्रथा। अर्थात वो जो महिला है वो सती हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में जब आप जाएंगे तो अभी भी आपको इस प्रकार का सिस्टम देखने को कैसे मिलेगा, उसका साक्ष्य समझा रहा हूं मैं। सिस्टम तो खत्म हो गया 1829 में ही, लेकिन उसका साक्ष्य आपको मिलेगा कि गांव में एक सती माता नाम का एक मूर्ति होती है। वो बेसिकली ऐसे करके एक महिला को बिठाया जाता है जिसको ये लोग सती प्रथा, सती माता कहते हैं, और उसका पूजन। मतलब कितने निर्दयी टाइप के लोग होंगे, कितनी निर्दयी निर्हंस जैसी प्रथा वो रखते होंगे कि जिंदा महिला को तो जला दिया, जिंदा महिला को क्या कर दिया, जला दिया, और जो मर चुकी है उस महिला का फोटो बनाकर, उस महिला की मूर्ति बनाकर और पूजन पाठ करते हैं।
कैसी प्रथा है, कैसी निंदनीय प्रथा है इस प्रकार की प्रथा। अच्छा, एक चीज और आप यहां बेसिकली समझिए कि यदि यदि इस महिला को पता चल गया है कि मेरा पति मर गया है तो उसके साथ मुझे जलना है, ये पता चल गया, और यदि वो धीरे से वहां से खिसक ले, धीरे से वहां से निकल ले और वो जले ना, सुनिएगा ध्यान से, जले ना, तो उसको फिर तीसरे दिन तीसरे का धूप देने तो आना ही पड़ेगा पति का, वरना वो अगले जन्म में, उसका मेन्यू तैयार है कि वो उस अगले जन्म में चमगादड़ बनेगी, ये होगा, नरक में जाएगी, फलाना डिमका, बहुत सारी फालतू की बातें उसके ऊपर लाद दी जाती है। वो तीसरे दिन जब आती है तो उसको पकड़ लिया, पकड़कर उसके बाल क्या कर दिए, काट दिए, महिला के बाल काटकर उसको गंजा कर दिया, सफेद साड़ी पहना दी, और कच्चे मिट्टी के बर्तनों में ही अब वो जीवन भर भोजन करेगी, और गांव में, वो गांव से बाहर बेसिकली रहेगी, और उसका मुंह देखना भी जो है भयंकर पाप माना जाएगा। इस प्रकार की निर्हंस प्रथा जो है वो हमारे भारत में चलती थी। बेसिकली उसी प्रथा का नाम क्या है मेरे बच्चों, सती प्रथा। तो इस पर भी रोक लगाने का जो काम है वो सबसे पहले किसने किया, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, जो भारत में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया था। क्लियर है? आइए स्लाइड के माध्यम से थोड़ा सा हम देखने का इसको प्रयास करते हैं कि और क्या क्या चीजें रही होंगी, है ना, थोड़ा सा हम देखने का प्रयास करते हैं। तो बेसिकली आपने समझ लिया, यहां से हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा समझने का। ये रहा आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क, और इसने क्या क्या काम किया मेरे बच्चों, आइए हम देखते हैं। अभी मैंने आपको समझाया है कि पुर्तगाली शक्ति का यह कैसा संस्थापक है मेरे बच्चों, वास्तविक संस्थापक है। दूसरा हम क्या कहते हैं, इसने कोचीन को अपना क्या बनाया, मुख्यालय बनाया, या फिर क्या बनाया, राजधानी बनाया। क्लियर है? उसने 1510 में गोवा जीत लिया है। किससे जीता था, यूसुफ आदिल शाही से। दूसरा 1511 में स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर अपना नियंत्रण कर लिया। तीसरा 1515 में फारस की खाड़ी में स्थित होर्मुज स्थान पर भी अपना क्या कर लिया, नियंत्रण कर लिया। उसके बाद सती प्रथा पर रोक लगाई, प्रयास भी किया, रोक लगाई भी, लेकिन परमानेंट रोक नहीं लगा पाया। मुस्लिमों के साथ इसका बहुत ज्यादा क्या रहा है, पंगा रहा है, उसको हम लोग आगे चल के और समझेंगे। स्थायी पुर्तगीज आबादी बसाने के लिए अपने पुरुषों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए भी इस व्यक्ति ने क्या किया मेरे बच्चों, प्रोत्साहित किया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है वो भारत में पुर्तगाली शक्ति का क्या बना, वास्तविक संस्थापक बना। इसने कोचिन को अपना क्या बनाया, मुख्यालय बनाया। आगे जाकर हम देखेंगे कि नीनो डी कुन्हा के शासनकाल में कोचिन से फिर गोवा सन 1530 में राजधानी क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। आइए उसको भी हम देखते हैं। तो इस प्रकार से आपको चीजें समझ में आई होगी मेरे बच्चों। और हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, एक चीज और थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि ये जो गोवा है ये कहां से जीता है, ये बीजापुर के शासक, ध्यान रखिएगा, बीजापुर है ना, बीजापुर के शासक आदिल शाही यानी यूसुफ आदिल शाही से जीता है। क्लियर है? कभी ये प्रश्न आ जाए कि गोवा का शासक था क्या, वो बीजापुर सेक्टर का शासक था, लेकिन गोवा उसके अधीन आता था। क्लियर है? दूसरा मसला हम क्या देखते हैं मेरे बच्चों, इसी के समय दो तीन चीजें और हो जाती हैं। जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, आपने नाम सुना होगा फादर लुई का, फादर लुई। ये फादर लुई नाम के व्यक्ति को पुर्तगालियों ने भटकल और कुन्नूर, भटकल और कुन्नूर ये दोनों जो सेक्टर हैं ये दक्षिण भारत में पड़ते हैं। यहां पर इस व्यक्ति ने आकर पुर्तगाली फैक्ट्रियां बसाने का जो है वो क्या किए, आज्ञा मांगी, अनुमति मांगी। अब अनुमति मिली कि नहीं मिली सेक्टर पर हम आगे चल के चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम बस इतना समझते हैं कि जो है लुई फादर को कहां भेजा गया था, कुन्नूर और भटकल भेजा गया था। दूसरा एक और महत्वपूर्ण काम क्या रहा मेरे बच्चों, एक और महत्वपूर्ण काम यह रहा कि सन 1515 में गोवा में भारत का पहला चर्च खोला गया, भारत का पहला चर्च खोला गया और उसका नाम रखा गया सेंट जेवियर चर्च। क्या नाम रखा गया मेरे बच्चों, सेंट जेवियर चर्च।
और इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में इस अल्फांसो डी अल्बुकर्क का जो शासनकाल है वो बहुत बेहतर रहा है और वास्तविक शक्ति का जो संस्थापक इसे कहा गया उस बात को ये सशर्त पूरा करता है। क्लियर है मेरे बच्चों? आइए आगे हम और देखते हैं। अगले जो हमारे गवर्नर है भाई साहब, उनका नाम है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा। बेसिकली इनका जो शासनकाल रहा है मेरे बच्चों वो कब से कब तक रहा है? उनका शासनकाल 1529 से 1538 तक रहा। इनके शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण काम क्या रहा मेरे बच्चों कि सन 1530 ईस्वी में कोचीन से राजधानी को कहां पर स्थानांतरित किया गया? गोवा में स्थानांतरित किया गया। कहां स्थानांतरित किया गया? गोवा में स्थानांतरित किया गया। और ध्यान रखिएगा कि सन 1530 से 1961 जब ये पुर्तगाली भारत से गए तब तक पुर्तगालियों का भारत में जो मुख्यालय है, जो अपनी राजधानी है, वो कहां पर रही? बेसिकली गोवा में रही। क्लियर है क्या सभी को? बात आपको समझ में आई? गोवा लिया किसने? अल्बुकर्क ने। किससे लिया? बीजापुर के सुल्तान आदिल शाही से। लेकिन मुख्यालय या राजधानी नहीं बनाया। लेकिन गोवा को अपनी राजधानी बेसिकली किसने बनाया मेरे बच्चों? नीनो डी कुन्हा ने बनाया। किसने बनाया है? नीनो डी कुन्हा ने। यह प्रश्न भी एग्जाम में कई बार आ चुका है मेरे बच्चों। अब हम थोड़ा सा इससे आगे के फैक्टर को जानने की कोशिश करते हैं। आपको दो बातें और यहां से क्या समझना है, ये प्रश्न भी इस टाइप से आते हैं कि भारत में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां खोली थी? तो ध्यान रखना मेरे बच्चों, अपनी पहली फैक्ट्री कहां खोली थी? कोचीन में। और कब खोली थी उन्होंने? 1503 ईस्वी में। तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में कहां खोली है? कोचीन में। और कब खोली है? 1503 में। जबकि अगर हम दूसरी फैक्ट्री की बात करें तो दूसरी फैक्ट्री जो है वो कुन्नूर में खोली थी। और कुन्नूर में कब खोली थी मेरे बच्चों? 1505 ईस्वी में। यह भी आपको जानते रहना है क्योंकि यहां से भी कभी कभी प्रश्न उठता है कि बताइए अपनी पहली फैक्ट्री कहां खोली थी? 1505 में। कहां खोली थी? 1505 में कोचीन में। और कुन्नूर में 1503 में कोचीन में। और 1505 में कहां पर मेरे बच्चों? कुन्नूर में अपनी क्या खोली थी? फैक्ट्री खोली थी। आगे हम और चीजें समझने का प्रयास करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि सन 1560 ईस्वी में इन पुर्तगालियों ने ही गोवा में उच्च न्यायालय यानी न्यायालय की स्थापना की थी। आपको यह भी जानते रहना है कि पुर्तगालियों ने ही भारत में पहला न्यायालय कहां पर खोला था? गोवा में खोला था। कब खोला था मेरे बच्चों? 1560 में। क्लियर है? और आगे हम बढ़ने का प्रयास करते हैं तो हम समझेंगे और चीजों को। अब हम ध्यान रखें, ये पुर्तगालियों के साथ में जो पंगा वाला मसला है ये बेसिकली हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में उस समय पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको समझा देता हूं यहां पर थोड़ा सा। जैसे हमने कहा कि 1510 में यूसुफ आदिल शाही जो नाम है ना, कहां का है? सुल्तान बीजापुर का। इससे हमने क्या ले लिया? गोवा ले लिया। गुजरात के जो शासक है बहादुर शाह, उससे भी इसी व्यापारिक मामले को लेकर पुर्तगालियों का क्या रहा है? पंगा रहा है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण ये जो फैक्टर है ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन इस फैक्टर को हम लोग बेसिकली डीपली यानी गहराई से मराठा साम्राज्य में पढ़ेंगे। कहां पर पढ़ेंगे? मराठा साम्राज्य में। अभी आपको सिर्फ इतना जानना है कि बाजीराव प्रथम के समय मराठा सरदार चिन्ना अप्पा ने, ये कौन है? मराठा सरदार। इन्होंने 1739 में बसन और सालसेट का क्षेत्र पुर्तगालियों से क्या कर लिया था? छीन लिया था। प्रश्न पूछा जाएगा किस मराठा सरदार ने? तो मराठा सरदार का नाम क्या है? चिन्ना अप्पा। और इन्होंने कौन कौन सी चीजें छीन ली हैं? 1739 में बसिन भी छीन लिया है और सालसेट भी छीन लिया है। किससे? पुर्तगालियों से। ये क्यों हुआ था? सालसेट की संधि क्या है? इसको हम लोग बेसिकली मराठा साम्राज्य में गौर से समझने का प्रयास करेंगे। आइए आगे हम समझते हैं अगले फैक्टर को। अब आपको एक चीज क्या समझना है, देखिए इन पुर्तगालियों ने, जब ये पुर्तगाली आए भारत में, तो इन पुर्तगालियों ने एक सिस्टम लागू किया था मेरे बच्चों। उस सिस्टम का नाम था कार्टेज अल्मीडा, या हम ये कह सकते हैं कि कार्टेज आर्मर्ड अल्मीडा या कार्टेज आर्म सिस्टम।
इस प्रकार का एक सिस्टम लागू किया और इस सिस्टम के माध्यम से इन्होंने संपूर्ण अरब सागर वाले इलाके में, अरब सागर और ये हिंद महासागर वाले इलाके में व्यापारिक बेड़ों पर क्या लगा दिया, परमिट लेने का सिस्टम लगा दिया, यानी लाइसेंस लेने का सिस्टम लगा दिया। क्लियर है? इसको हम बेसिकली कार्टेज आर्म जो है कहते हैं। और यहां पर क्या होता है सुनिएगा ध्यान से, अगर कोई भी व्यक्ति इस पूरे सेक्टर से, इस भारत वाले उपमहाद्वीप वाले हिस्से में अगर व्यापार करना चाहता है तो वह जहाज लेकर आएगा तो उसको क्या लेना पड़ेगी, परमिट लेना पड़ेगी पुर्तगालियों से। उसको क्या प्राप्त करना पड़ेगा, लाइसेंस प्राप्त करना पड़ेगा और उस लाइसेंस के बदले कुछ क्या देना पड़ेगा, शुल्क देना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसका बेसिकली हमने नाम रख दिया, कार्टेज का मतलब होता है परमिट, आर्मड का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, सुरक्षा देना। क्या देना, सुरक्षा देना। और काफिला का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, वही जो उनके आसपास दो चार क्या रहेंगे, जहाज रहेंगे। बेसिकली आज जैसे मान लीजिए मुझे जहाज लेकर जाना है तो मैं परमिट लूंगा, उस परमिट के माध्यम से बीच में मेरा जहाज रहेगा और आगे पीछे आर्म शिफ्ट के साथ में उनके भी क्या रहेंगे, जहाज रहेंगे, जो मेरे जहाज को क्या देंगे, सुरक्षा। केवल सुरक्षा नहीं था, कोई गड़बड़ ना करें, यह भी एक उनका उद्देश्य था इस कार्टेज आर्मड काफिला सिस्टम को लागू करने का। तो ये किसने, आप ध्यान रखिएगा कि जो मुगल बादशाह अकबर है, नाम सुना है आपने, मुगल बादशाह अकबर, वो स्वयं भी इनसे परमिट लेकर ही इस पूरे क्षेत्र में नेवल ट्रेड करता था। नेवल ट्रेड मतलब आप समझ रहे हैं, जल में क्या करना है, व्यापार करना है। तो आप ध्यान रखिएगा कि भारत में नेवल ट्रेड के लिए जो कार्टेज आर्मर्ड काफिला सिस्टम लागू किया है, वो किसने लागू किया, पुर्तगालियों ने लागू किया। आइए अब हम थोड़ा सा और समझते हैं कि पुर्तगालियों ने और भारत में क्या क्या चीजें हमारे साथ में की हैं। हम समझने का एक बहुत छोटी सी कहानी जिसको मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। वैसे हम जब अंग्रेजों का शासनकाल देखेंगे तो वहां पर इसको बेहतर समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप यहां थोड़ा सा नजर घुमा लीजिए क्योंकि पुर्तगालियों से संबंधित फैक्टर है, तो यहां हम समझते हैं। सन 1661 का मसला है। पुर्तगाल की राजकुमारी है, पुर्तगाल की क्या है मेरे बच्चों, राजकुमारी। नाम क्या है उसका, कैथरीन। क्या नाम है उसका, कैथरीन ऑफ ब्रेंगरेजा। कैथरीन ऑफ ब्रेंगरेजा ये पुर्तगाल की क्या है मेरे बच्चों, राजकुमारी है। और इस पुर्तगाल की राजकुमारी का जो विवाह है वह किससे हुआ है, चार्ल्स द्वितीय से। किससे हुआ है, चार्ल्स द्वितीय। और ये चार्ल्स द्वितीय कहां के रहने वाले हैं, ब्रिटेन के। इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि भारत में व्यापार है, भारत में सेंटर ने स्थापित किया, अंग्रेज भी आ चुके हैं। हम अंग्रेजों वाले सेक्टर में इसको बेहतर समझेंगे। तो वहां यूरोप में पुर्तगाल की राजकुमारी का विवाह किससे हुआ है, ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से। और उस विवाह में सन 1661 में हमारा जो मुंबई है, बेसिकली उस समय बंबई के नाम से जाना जाता था, वो इस चार्ल्स द्वितीय को किसमें दे दिया मेरे बच्चों, पुर्तगालियों ने दहेज में दे दिया। किसको दे दिया, पुर्तगालियों को। अंग्रेजों को किसने दिया, पुर्तगालियों ने दहेज में। तो ध्यान रखिएगा कि ये पुर्तगालियों ने दहेज में दिया। सन 1667 यानी 1667 तक तो उसने, चार्ल्स ने अपने पास रखा, लेकिन बाद में ध्यान रखें एक बात और, चार्ल्स द्वितीय को मिला है यानी अंग्रेजों को मिला है, भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको नहीं मिला है। तो अंग्रेजी राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने सन 1667-68 में ये जो बंबई है ये 10 पौंड बेसिकली ब्रिटेन की मुद्रा है, 10 पौंड वार्षिक किराए पर ये जो है आपका बंबई, ये किसको दे दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। समझिए आप बात को। पुर्तगाल की राजकुमारी का विवाह चार्ल्स द्वितीय से हुआ। चार्ल्स द्वितीय ब्रिटेन के राजा हैं और इन पुर्तगालियों ने इस चार्ल्स द्वितीय को भारत का जो मुंबई है, बंबई, वह क्या दे दिया, दहेज में दे दिया। और सन 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने अपने ही देश की कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में शासन कर रही थी, उसे 10 पौंड वार्षिक ब्याज से किस पर दे दिया,
किराए पर दे दिया। और इस प्रकार सन 1687 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो है मुख्यालय, अपना जो है केंद्र, वो किसको बनाया? बंबई को बनाया। किसको बनाया मेरे बच्चों? बंबई को। बेसिकली आप जानते रहिए कि सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो मुख्यालय है वो कहां बनाया था? सूरत बनाया था। इसलिए प्रश्न एमपीपीएससी में आ भी चुका है कि अंग्रेजों ने अपने पश्चिमी क्षेत्र की पहली फैक्ट्री कहां खोली थी? तो वो खोली थी कहां पर? सूरत में। और वहीं पर अपना क्या बनाया था? मुख्यालय बनाया था। लेकिन सन 1687 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको? बंबई को अपना क्या बना लिया? मुख्यालय बना लिया। हम इसको और गहराई से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल को पढ़ेंगे, वहां समझने का क्या करेंगे मेरे बच्चों? प्रयास करेंगे। अब हम समझते हैं, देखिए पुर्तगालियों का हमारे भारत में क्या क्या योगदान रहा, उस योगदान को समझना भी बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत, यानी भारत में पुर्तगाली नहीं आए उससे पहले किताबें प्रिंट नहीं होती थी। भारत में जो पहली किताब है वो प्रिंट गोवा में हुई है। भारत में पहली किताब कहां प्रिंट हुई है? गोवा में। और गोवा के चर्च के एक फादर ने उसे क्या किया है? प्रिंट किया। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस जो है वो कौन लेकर आया मेरे बच्चों? पुर्तगाली लेकर आए, यानी पुर्तगालियों का योगदान है। क्या आपको पता है कि प्रिंटिंग प्रेस की जो है खोज किसने की? तो प्रिंटिंग प्रेस की जो खोज है वो जर्मनी में हुई है। और जर्मनी के एक वैज्ञानिक है, नाम है उनका गुटेनबर्ग। क्या नाम है उनका? गुटेनबर्ग। बेसिकली इसी व्यक्ति ने प्रिंटिंग प्रेस की क्या की है? खोज की है। लेकिन भारत में कौन लेकर आया? पुर्तगाली लेकर आए। इसके अलावा भारत में क्या मेरे बच्चों? तंबाकू। आपको पता होगा कि हमें बचपन से एक बात बताई गई है कि तंबाकू भारत में अंग्रेज लेकर आए, हाँ यूरोपीय लेकर आए, ये बात तय है। लेकिन भारत में जो तंबाकू की खेती और तंबाकू लेकर आने का जो कार्य है वो किसने किया मेरे बच्चों? पुर्तगालियों ने किया। इसके अलावा लाल मिर्च, देखिए काली मिर्च तो भारत में पहले से होती थी, उसी ने तो पुर्तगालियों को आकर्षित किया ना। लाल मिर्च जो है वो भारत में नहीं होती थी, वो भी कौन लेकर आए? पुर्तगाली लेकर आए। उसके बाद हम बात करेंगे आलू, मक्का, पपीता, काजू, संतरा, अनानास यानी पाइनएप्पल, मूंगफली आदि चीजें भी भारत में कौन लेकर आए? पुर्तगाली लेकर आए। यानी इससे पहले भारत में इन सब चीजों को कोई नहीं जानता था। आगे और हम बात करते हैं जहाज निर्माण की जो शुरुआत है, हम बेसिकली समझ चुके हैं। देखिए एक चीज और समझिए, जहाज, छोटे बड़े जहाज तो हमारे यहां चलते थे, अरबी व्यापारी है, तुर्की व्यापारी है, मिस्र के व्यापारी करते थे। लेकिन बड़े जहाज और जहाज रानी जैसे मामलों को हम बात करें तो वो जो सेक्टर है वो किसके द्वारा लाया गया भारत में? पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया। और यूरोप की यांत्रिक घड़ी वो भी भारत में कौन लेकर आए हैं? यूरोपीय में पुर्तगाली लेकर आए हैं। बेसिकली हम समझते हैं प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत, तंबाकू, लाल मिर्च, आलू, मक्का, पपीता। अब यहां से एक छोटा सा प्रश्न बनने की संभावना है, जरा सा उसको समझिएगा। हम क्या देखते हैं? एक हम देखते हैं सिंधु काल को। किस काल को देखते हैं? सिंधु काल को। क्लियर है? तो प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, स्टेट पीएससी में आ चुका है कि निम्न में से कौन सी फसल सिंधु घाटी सभ्यता की नहीं है या सिंधु घाटी सभ्यता के समय की नहीं है। ऑप्शन दिया जाता है गेहूं, ऑप्शन दिया जाता है जौ, ऑप्शन दिया जाता है मक्का, ऑप्शन दिया जाता है बाजरा। क्लियर है? तो बेसिकली जैसे हमने अभी देखा कि मक्का जो है वो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के समय से नहीं है, वो कौन लेकर आए? पुर्तगाली। इस प्रकार के कुछ प्रश्न भी हमारी एग्जाम में बनने की संभावना बनती है। तो आपको, मुझे विश्वास है कि आपको सारी चीजें यहां से बेसिकली समझ में आई होगी। तो यहां तक का सिस्टम आपको समझ में आया होगा बेटा। अब एक चीज और हम छोटी सी समझते हैं। आपको पता है कि जैसे अंग्रेजों की जो कंपनी थी उसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर है? ऐसे ही जो भारत में पुर्तगालियों की कंपनी है मेरे बच्चों, उसका नाम है एस्तादो द इंडिया। क्या नाम है कंपनी का मेरे बच्चों? एस्तादो द इंडिया। और इसकी जो स्थापना है वो सन 1498 में हुई है। कब हुई है मेरे बच्चों? 1498 में। इसकी स्थापना कहां हुई है? तो ध्यान रखिएगा, स्थापना पुर्तगाल में हुई है।
स्थापना कहां हुई है मेरे बच्चों? पुर्तगाल में हुई है। क्लियर है? आपको पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि पुर्तगालियों ने अपनी जो पहली फैक्ट्री है वो कहां खोली है मेरे बच्चों? अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में खोली है 1503 ईस्वी में। कहां खोली है मेरे बच्चों? कोचीन में। क्लियर है क्या? और अपनी दूसरी फैक्ट्री जो है वो 1505 ईस्वी में कहां खोली है मेरे बच्चों? कुन्नूर में। कहां खोली है? कुन्नूर में। और अपनी तीसरी जो फैक्ट्री है वो आगे जाकर हम और बेहतर इसको डीपली पढ़ने का कोशिश करेंगे, वो 1510 में कहां पर मेरे बच्चों? गोवा में, जब यूसुफ आदिल शाही से उन्होंने जीती थी। अब आप ध्यान रखिएगा, पूरे सिस्टम को ध्यान से पूरे लेक्चर को पढ़िएगा। यहां से आपके पुर्तगालियों से संबंधित लगभग सभी प्रश्न हमने कवर किए हैं। क्लियर है? धन्यवाद।